नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी विल बी डिस्कसिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे और पार्टिकल नेचर की क्यों जरूरत पड़ी दैट विल बी डिस्कसिंग इन द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। लाइट दिस हैज अ ड्यूल नेचर, वेव नेचर एंड particle nature. We have discussed in detail about the wave nature. Wave nature discuss कर लिया. Now we'll be discussing the particle nature. अब इसमें particle nature क्या है? Light is supposed to be traveling in the form of energy packets or particles which are termed as photons. और जब light अभी हम लोग किसी metal surface पर गिराएंगे, then emission of electrons will take place. अब light कितनी wavelength की होगी, कितना क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, दैट विल बी डिस्कसिंग सब्सिक्वेंटली। तो इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन दैट लाइट ऑफ व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ falls on the metal surface, falls on a metal surface, then emission of electrons takes place, and this is termed as photoelectric emission. इसको अभी लोग photoelectric emission बोलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है light of sufficiently small wavelength, कम वेवलेंथ की लाइट। कितने कम वेवलेंथ की लाइट, वो अभी हम लोग आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो when light of sufficiently small wavelength falls on a metal surface, then emission of electrons takes place, और इस प्रोसेस को अभी लोग photoelectric emission बोलते हैं, and the emitted electrons are termed as photoelectrons. अब ये photoelectric emission का बेसिक कॉज क्या है, क्यों होता है, ये डिस्कस करने के लिए हम लोग अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं दैट लाइट दिस इज मेड अप ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट जो है किससे बनी है, फोटॉन से बनी है। अब फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि दैट दीज फोटॉन्स दीज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। फोटॉन जो है स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करते हैं, तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्लियर कर देगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट जो है दिस ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, दिस वी हैव स्टडीड इन डिटेल। रेक्टिलिनियर propagation with a speed of 3 into 10 to the power of 8 meters per second. पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, photons do not exist at rest. Photons do not exist at rest, or we say that the rest mass of the photon is 0. अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला कि ये लाइट जो है ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो पार्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। पार्टिकल्स अभी हम लोग मालूम है, पार्टिकल्स आर having what energy and momentum। अगर पार्टिकल्स की बात करें तो इनमें कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटम होना चाहिए। So we will be defining the two characteristics related to particle: energy of the photon and the momentum of the photon। ये दोनों ही क्या है, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है।
momentum of the photon, energy of the photon, this is given by hc by lambda. H is the Planck's constant. And c is what? C is the speed of light in air or vacuum, which is 3 into 10 to the power of 8 meters per second. यहाँ पर भी ये चीज अभी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं that these photons are traveling with the speed of 3 into 10 to the power of 8 meters per second in air or vacuum. ये चीज लिख लेना, क्योंकि किसी और मीडियम में हम लोग को मालूम है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स विल बी गिवन बाय hc by lambda. h is the Planck's constant, c is the speed of light. तो फोटॉन्स एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स, वो उतनी ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं जितनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है. तो लाइट 3 into 10 to the power of 8 meters per second से ट्रैवल कर रही, तो फोटॉन्स भी इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं. मोमेंटम दिस विल बी गिवन बाय h by lambda. अब इन रिलेशंस को देखकर हम लोग इजीली बता सकते हैं कि दोनों टाइप के नेचर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब इसमें एनर्जी ऑफ द फोटोन गिवन बाय hc by lambda. lambda is what? Wavelength. Wavelength of light when light was considered as a wave. तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक किसकी डिफाइन कर रहे हैं? We are defining the characteristic of the particle. पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर बतानी है मतलब एनर्जी और मोमेंटम बताना है, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम को डिफाइन करने में हम लोग यूज किसका कर रहे हैं? वेव नेचर. एनर्जी ऑफ द फोटोन will be given by hc by lambda and the momentum of the photon will be given by h by lambda. Lambda is what? Lambda is the wavelength of light which is used. जो भी लाइट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में या आगे जो डिस्कस करेंगे, तो उसकी वेवलेंथ. तो एनर्जी यानी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, मोमेंटम मतलब पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, both defined in terms of a parameter lambda which is related to the wave nature. तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. तो अभी हम लोग ने इधर यहाँ पर बोले था, इसी से स्टार्ट किया था that light has a dual nature. ड्यूल नेचर है और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, और दोनों एक साथ अभी हम लोगों को इस इक्वेशन में दिख रहा है. ठीक, नोट कर लेना साथ में. इसमें हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू इंटू एच. न्यू इसमें इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Is this part visible? अब इसको देखकर अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी hc by lambda है और मोमेंटम h by lambda है. These quantities are constant. So all photons of a particular wavelength, of a particular टाइप ऑफ लाइट, मतलब लैम्डा फिक्स कर दिया. अगर आपने कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट ले ली, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग येलो लाइट ले ली. सपोज आपने लैम्डा फिक्स कर दिया, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम. सो ऑल द फोटॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट विल बी हैविंग द सेम मोमेंटम एंड the same energy. Same momentum होगा, same energy होगी. क्यों? क्योंकि आपने lambda fix कर दिया. So all the photons of a particular type of light will have the same energy and same momentum.
अब यहां पर थोड़ा सा अलग आएगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दिया, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी के हिसाब से, द एनर्जी ऑफ द वेव्स, एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या बोला, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फोटॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं होगी। अच्छा सुनना ध्यान से, हमने बोला अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं भाई, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या एनर्जी और मोमेंटम में कोई ऐसा टर्म है जो इंटेंसिटी से रिलेटेड है? नहीं, कहीं पर भी नहीं। सो वी से दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, then energy of the photons and the momentum of the photons remains same। आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाते समय आपने क्या किया, लैम्डा सेम रखा। जैसे आपने सपोज रेड कलर की लाइट यूज करी या येलो कलर की लाइट, तो येलो कलर की लाइट अगर यूज करी है तो वेवलेंथ फिक्स कर दिया, तो एनर्जी और फोटॉन्स, सॉरी एनर्जी और मोमेंटम सारे फोटॉन्स का कैसा होगा, सेम होगा। और उसी येलो कलर की लाइट में इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब 5 वॉट का बल्ब की जगह आपने 50 वॉट का बल्ब ले लिया, तो 5 वॉट और 5 वॉट्स एंड 50 वॉट्स, व्हाट डिफरेंस डज दिस मेक? 50 वॉट इज हैविंग मोर इंटेंसिटी, लेकिन लाइट का टाइप आपने चेंज नहीं किया, मतलब आपने लाइट वही ली है, मतलब वेवलेंथ फिक्स है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने लैम्डा चेंज नहीं किया। बट व्हाट चेंजेस? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया विल इंक्रीज। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है, बस ये याद रखना, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, लेकिन फोटॉन्स की संख्या, द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब इसके बाद नेक्स्ट, फॉर अ गिवन वेवलेंथ द एनर्जी ऑफ लाइट विल बी मेड अप ऑफ व्हाट? द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। और फोटॉन्स का नंबर, ये तो भी आप नंबर अगर आप बताओ तो इंटीग्रल नंबर होगा, इंटीग्रल नंबर मतलब होल नंबर होगा। सो एनर्जी ऑफ लाइट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ hc by lambda, and this is termed as, इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं? This is termed as the quantum theory of light. So, what are the properties of photon? Properties of photon क्या है? That all the photons travel with 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Photons do not exist at rest, and these are traveling with a energy hc by lambda and a momentum h by lambda. Lambda क्या है? The wave characteristics, and E and P are the particle characteristic. And all the photons of a particular type of light, मतलब lambda फिक्स कर दिया तो सारे photons का की एनर्जी और मोमेंटम सेम होगा, और इंटेंसिटी बढ़ाने पर
energy does not change, momentum does not change, but the number of photons changes. And for a given wavelength, the energy of light will be an integral multiple of hc by lambda. अब इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक. वर्क फंक्शन. Work function represented by phi. The minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface. The minimum amount of energy required फ्रॉम द मेटल सरफेस. इसको अब हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं. किसी भी मेटल सरफेस में बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अंदर तो मूव कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते. क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या होगा, ये मेटल सरफेस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड बैक by the positively charged metal surface. इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला मेटल सरफेस पॉजिटिव चार्ज ले लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन निकला मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज. मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को वापस मेटल सरफेस के अंदर खींच लेगा. मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालते समय अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हैं तो ये मेटल सरफेस इसको खींच रहा है, तो सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. कुछ एनर्जी चाहिए पड़ेगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज टर्म्ड एज वर्क फंक्शन. इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके बाद types of electron emission. सबसे पहले किसी मेटल सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो एनर्जी कई तरीके से देंगे. देयर आर डिफरेंट मोड्स इन विच वी कैन सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स. तो सबसे पहला है हीट एनर्जी देने पर. मतलब अगर आप किसी मेटल सरफेस को हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो इसका जो अट्रैक्टिव पुल है उसको भी ओवरकम करके ये बाहर चले जाएंगे. और ऐसे एमिशन को हम लोग थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं. We are not writing down the definitions. Thermionic emission is what? ये देख लेना, ये सब everything is given in the book. The energy required to remove electron from the metal surface is provided in the form of heat energy. Second है field emission. आप किसी मेटल सरफेस में आप इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें कि वो डायरेक्टली क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर दे. सो ऐसे टाइप के एमिशन को अभी हम लोग फील्ड एमिशन बोलते हैं. एंड वी से दैट दिस इज वेरी हाई, 10 to the power of 6 to 10 to the power of 8 volts per meter. अगर आपने इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी देन the electrons can be removed from the metal surface directly. फिर तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन.
जिस चैप्टर को भी हम पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम लोगों ने बोला कि जो एनर्जी अभी हम लोग देंगे, द एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट फ्रॉम द मेटल सरफेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और डेफिनेशन में अभी मालूम है, व्हेन लाइट ऑफ sufficiently small wavelength is allowed to fall on the metal surface, then electrons will be ejected from the metal surface. लाइट इसके ऊपर गिरानी है। लाइट कैसे गिरानी है? कहने लगे स्मॉल वेवलेंथ। अब स्मॉल वेवलेंथ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि E is given by hc by lambda। अगर आप कम वेवलेंथ की लाइट गिराएंगे तो फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। अब कितना कम करना है कि कितना ज्यादा हो जाए, ये अभी हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन लाइट ऑफ sufficiently small wavelength is allowed to fall on the metal surface, then emission of electrons will take place, and this is termed as photoelectric emission. Is this clear? अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक Einstein's photoelectric equation. Suppose you are given a metal, light is incident on the metal surface, light इसके ऊपर अभी हम लोग गिरा रहे हैं. The emission of electrons on the metal surface will depend on two factors. पहला फैक्टर एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स hc by lambda है। तो एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज 5। तो फोटॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी एनर्जी hc by lambda है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 5 है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रहना चाहिए? hc by lambda should be greater. So for photoelectric emission, the energy of the striking photons, सिंपल चीज लिख रहे हैं, बहुत सिंपल, लेकिन ये यूज होगा। एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा रहनी चाहिए। अब इसमें हम लोगों को ये मालूम है कि फोटॉन्स की एनर्जी अगर ज्यादा करनी है, अगर आपको एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स अगर इंक्रीज करना है, देन you have to decrease lambda आपको कम रखना पड़ेगा। इसलिए डेफिनेशन में ये वर्ड आता है लाइट ऑफ sufficiently small wavelength. Now when the photons or when the light strikes, लाइट जब इसमें स्ट्राइक करेगी, उसके फोटॉन्स के पास E एनर्जी है, और ये E एनर्जी if this is greater than 5, then photoelectric emission will take place. And the emitted electrons, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनके पास कुछ एनर्जी बच जाएगी। कैसे बच जाएगी? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये जो फोटॉन है उसकी एनर्जी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, and the energy required to remove the electrons from the metal surface is 2.1. Then the kinetic energy of the emitted electrons will be how much? कितना आ जाएगा? 5.1 वाले स्ट्राइक कर रहे हैं और 2.1 खर्च होनी है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो कितना रहेगा? 3। कैसे निकालेंगे? So kinetic energy of the emitted electron will be equal to E minus 5. And this in fact will be the maximum kinetic energy. ये maximum kinetic energy होगी। maximum kinetic energy का मतलब क्या है? तो ये अभी हम बता दें,
जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था, दिस इज द मेटल सरफेस, यहां पर 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं और निकालने के लिए कितना 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो whenever the light strikes on the metal surface, अब इसको समझ लेना, whenever the light strikes on the metal surface, then this will be transferring, the photons will be striking with a energy of 5.1 electron volt। तो ये photons जो हैं अपनी एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने इतनी एनर्जी ले ली और इतनी एनर्जी लेने के बाद अगर अंदर की तरफ चला गया, कुछ कोलिजन्स किए एटम्स या आयंस के साथ, फिर किसी और एटम या आयन से टकराया और फिर यहां पर किसी एटम या आयन से टकराया और यहां तक आते आते इसके पास 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। अब इसको रास्ता मिल गया बाहर निकलने का। बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2.1। अब 2.1 खर्च हो जाएगी निकालने के लिए, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 3 नहीं रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन। सो वी से दैट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, the emitted electrons may have a kinetic energy between 0 to what, E minus 5। ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि यहां पर जो फोटॉन स्ट्राइक किए या जो लाइट स्ट्राइक की, उसके फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद अंदर इतने सारे कोलिजन्स किए कि सिर्फ यहां पर बाहर निकल पाया। दिस इज जस्ट एबल टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस बट विल नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहां से कहां तक हो सकती है, दिस में बी एनीथिंग बिटवीन 0 to E minus 5। सो व्हाट कैन वी से अबाउट E minus 5? E minus 5, this is the maximum kinetic energy of the emitted electron। So maximum kinetic energy is E minus 5। K max is equal to hc by lambda and minus 5। This equation is termed as Einstein's photoelectric equation। Now we will be discussing this in detail. One second. So this is a metal surface. Light is falling on the metal surface. So this is made up of photons. The photons are having energy hc by lambda। The energy required to remove the electron from the metal surface is phi। So energy of the emitted electron will be equal to E minus phi, or K will be equal to hc by lambda minus phi। This is K max। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि फोटॉन से एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन अंदर कुछ कोलिजन्स करेगा अगर, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इससे कम हो सकती है। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब इसी इक्वेशन से अभी हम लोग क्या थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ डिफाइन करेंगे। कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू डिफाइन देम ऑन योर ओन।
अब के मैक्स एच सी बाय लेमडा माइनस पाई है। अब इसमें लेमडा को अगर आप इंक्रीज करें तो क्या होगा? लेमडा को अगर आप इंक्रीज करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, अगर आप लेमडा बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विल डिक्रीज। ये वाली वैल्यू कम होगी तो व्हाट विल हैपन टू के मैक्स? के मैक्स भी डिक्रीज होगा। और इसमें अगर आप लेमडा को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट। लेमडा अगर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स विल इंक्रीज। और एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो के मैक्स आल्सो इंक्रीजेस, के मैक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा वेवलेंथ, जैसे सपोज इसको फील करने के लिए, अच्छा सुनना, अगर ऐसी कुछ लाइट है, ऐसी कुछ लाइट है, तीनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मिडल सरफेस ज्यादा होगा? सपोज ये दे दे 3 डायग्राम्स, किस वाले की? थर्ड वाले की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। और वेवलेंथ अगर कम होगी तो क्या होगा? अगर वेवलेंथ कम होगी तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ज्यादा होगा। एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ज्यादा होगा मतलब के मैक्स की वैल्यू ज्यादा। तो बस ये याद रखना इसमें कि कम वेवलेंथ है। कम वेवलेंथ का मतलब क्या है? अब इसको देखना, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। आप देखो इसमें कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं और इसमें कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ अगर कम है, वेवलेंथ अगर कम है तो व्हाट कैन वी से अबाउट द फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी विल बी लार्ज। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए क्या करना है? आपको लेमडा को कम करना है या फिर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। तो अब थ्रेशोल्ड पर वापस आए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रख कर दिया पार्ट। इधर पर फिर से लिख देना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ K max is hc by lambda minus 5। लैम्डा को अगर आप इंक्रीज करोगे तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, K max एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, अगर आप लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स hc by lambda डिक्रीज होगा। एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, particular energy of the photons will decrease to such an extent। आप अगर लेम्डा को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? फोटॉन्स की एनर्जी कम हो रही, और फोटॉन्स की एनर्जी कम हो रही मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी कि फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी बचेगी कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल पाए। जैसा कि हम लोग ने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई स्ट्राइकिंग फोटॉन्स, उनकी एनर्जी 5.1 है, लैम्डा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो सकता है 3.5 हो जाए। लैम्डा और बढ़ाओ तो कहने 3 हो गया, और लैम्डा बढ़ाओगे तो
तो हो सकता है ये 2.1। यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, कह रहे 2.1। तो लेमडा इंक्रीज करने पर फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी, और फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी मतलब क्या हो जाएगा, के मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। और के मैक्स डिक्रीज होगी मतलब के मैक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस 5। लेमडा इंक्रीज करें तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज होगा, के मैक्स भी डिक्रीज होगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब के मैक्स 0 हो जाएगा। के मैक्स 0 हो जाएगा मतलब फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल भर पाए। सो एच सी बाय लेमडा माइनस 5 ये 0, ये जिस वेवलेंथ पर पॉसिबल है उसको सपोज अभी हम लोग ने लेमडा 0 बोल दी। सो 5 विल बी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा 0। ये लेमडा 0 को हम लोग क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, द मिनिमम वेवलेंथ फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। के मैक्स का फिर से फॉर्मूला लिखें, कितना है बेटा, एच सी बाय लेमडा माइनस 5। एच सी बाय लेमडा माइनस 5 की वैल्यू कितनी है, एच सी बाय लेमडा 0। क्या कॉमन निकलेगा, एच सी कॉमन 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा 0। क्या लिखोगे, लेमडा 0 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा 0। ये मेन रिलेशनशिप है। लेमडा कैसा रहना चाहिए इसको देखकर बताओ, क्योंकि ये दो चीजें माइनस हो रही है। लेमडा कैसा रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, किससे, लेमडा 0 से। इसको देखकर क्लियरली बोल सकते हैं दैट लेमडा शुड बी स्मॉलर देन लेमडा 0। If lambda is smaller than or equal to lambda 0, then K max will be greater than or equal to 0, and photoelectric emission is possible. And if lambda is greater than lambda 0, lambda बड़ा हो गया, lambda 0 छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, K max कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। अब इसके बाद आ जाए के मैक्स, फिर से फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए, के मैक्स इज गिवन बाय न्यू एच माइनस 5। ये क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये वर्क फंक्शन है। So K max is nu h minus 5. If frequency is increased, K max
also increases. Frequency बढ़ाएंगे Kmax बढ़ेगा. If frequency is increased, Kmax increases. Frequency, if this is decreased, then Kmax also decreases. And at a certain stage, Kmax is equal to 0. जिस frequency पर maximum kinetic energy of the emitted electron 0 हो जाता है, उस frequency को threshold frequency बोलते हैं. So Kmax is equal to 0 is equal to mu 0 h minus phi. आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो Kmax की वैल्यू रिड्यूस होगी. Substitute this value. Kmax will be equal to nu h minus phi is nu 0 h. अब इसमें Kmax की वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. इसको देखकर क्या बोल सकते हैं? न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू 0, देन Kmax विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फोटो इलेक्ट्रिक emission takes place. And if nu is smaller than nu 0, nu अगर कम हो गया nu 0 से, तो Kmax के साथ आएगा नेगेटिव एंड नो फोटो इलेक्ट्रिक emission takes place. इससे क्या पता चल गया? फोटो इलेक्ट्रिक emission कब होगा? अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है किससे? फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ कम होनी चाहिए. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. Frequency should be greater than threshold frequency and the wavelength should be smaller than or equal to the threshold wavelength, then only photoelectric emission takes place. इसलिए ये वर्ड अभी लोग यूज करते हैं. When light of sufficiently small wavelength falls on the metal surface, then photoelectric emission takes place. अब नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी. टू एक्सप्लेन photoelectric emission. वेव थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई, उसका रीजन. सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी. वेव थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. तो इसमें इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, देन द maximum kinetic energy of the emitted electron should increase, but this does not happen. ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी वाली लाइट स्ट्राइक कर रही है, मतलब क्या होगा? ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electrons does not depend on intensity. इसमें कहीं पर भी इंटेंसिटी का रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है कहीं पर. दूसरी चीज कि लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ
large intensity should be able to emit electrons from any metal surface. But this does not happen. मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए वेव थ्योरी के हिसाब से, लेकिन इसमें आता है। प्रैक्टिकली करके देखा क्या कि आप किसी भी वेवलेंथ की लाइट को बहुत देर गिराते रहो, बहुत इंटेंस लाइट को गिराते रहो, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि कुछ वेवलेंथ का रिलेशनशिप रहता है कि भाई आप बहुत देर भी किसी भी वेवलेंथ की लाइट को गिराओगे, बहुत इंटेंसिटी वाली लाइट को गिराओगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं। तो फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी क्या है? वेव थ्योरी क्यों नहीं समझा पाई कि ज्यादा इंटेंसिटी अगर करेंगे तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी वेवलेंथ की लाइट ज्यादा इंटेंसिटी वाली ले लें और बहुत देर तक मेटल सरफेस पर अगर गिराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना चाहिए। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए वेव थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, लाइट जो है कम वेवलेंथ की अगर लें तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल हो पाता है। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं the experimental study of photoelectric emission. Experimental study of photoelectric emission. इसमें एक evacuated ट्यूब है, which is provided with a window through which light is allowed to fall, and this is fitted with two metal electrodes. दो metal electrodes हैं। One of these is termed as the cathode and the other one is termed as the anode. और यहां पर अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो वेरी कर सकता है। ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है? हम लोगों ने अभी तो नेगेटिव पोटेंशियल पर दिखाया है, इसको कैसा दिखाया? पॉजिटिव पोटेंशियल पर। मतलब अभी हम लोग इसको एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल भी दे सकते हैं। यहां पर जो अरेंजमेंट अभी हम लोगों ने किया है उसमें क्या कर सकते हैं? यू कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ द एनोड इवन, और उसकी जरूरत भी पड़ेगी। एंड दीज टू मेटल प्लेट्स आर फिटेड इन अ इवैक्यूएटेड चैम्बर। ये इवैक्यूएटेड चैम्बर है और ये विंडो है। दिस इज द विंडो थ्रू विच लाइट इज अलाउड टू फॉल।
और इधर पर करंट को मेजर करने के लिए आप चाहो तो एक एमीटर भी लगा सकते हैं, दिस इज एन एमीटर। Light is allowed to fall on the metal surface. यहां पर इस कैथोड पर light is allowed to fall on the metal surface. अब स्टार्टिंग में there is no source which is connected. Suppose imagine करो, no source is connected. अब कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है या जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड है, देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेड है यहां पर कोई करंट नहीं मिलना चाहिए, since there is no source, लेकिन यहां पर कुछ करंट मिलता है। रीजन क्या है? अच्छे सुनना और समझना। When light is allowed to fall on the metal surface, then electrons will be emitted. यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाएंगे और इस पर कलेक्ट होंगे। समटाइम्स दिस एनोड इज आल्सो टर्म्ड एज कलेक्टर। तो लाइट इसके ऊपर गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कलेक्टर की तरफ पहुंचेंगे एंड दिस विल constitute a current through the circuit which will be measured by the ammeter and will be termed as the photocurrent. अब इसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, emitted electrons have a kinetic energy between 0 to E-5, मतलब अलग अलग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। कुछ कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे और कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बीच में रुक जाएंगे और बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक कलेक्शन आ जाएगा एंड दिस विल बी टर्म्ड एज द स्पेस चार्ज। इसको भी हम लोग स्पेस चार्ज बोलेंगे। एंड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज याद रखना कि यहां पर अभी कोई सोर्स, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड। हम वापस कनेक्ट कर देंगे, आई कनेक्ट, क्योंकि अभी हम इधर पॉजिटिव पोटेंशियल भी दिखाएंगे, नेगेटिव भी दिखाएंगे, आई चेंज द पोलैरिटी आल्सो। इसी डायग्राम में सब कुछ करेंगे, बट जस्ट ट्राई टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, साथ में लिखते जाना जो चीज बता रहा हूं। अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला यहां पर लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अलग अलग एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कम एनर्जी वाले बीच में कलेक्ट हो गए, ज्यादा एनर्जी वाले क्या होगा? These will reach the collector and will constitute the current. अब जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, ध्यान से सुनना, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको स्पेस चार्ज क्या करेगा? स्पेस चार्ज will repel the electron back to the cathode center. इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और ये स्पेस चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, बट देयर विल बी सम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि इस स्पेस चार्ज के इफेक्ट को, डिस्पाइट द रिपल्शन ऑफ द स्पेस चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकला, इतनी एनर्जी के साथ निकला कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं वापस जाओ, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इनके रिपल्शन को भी ओवरकम करके उधर पहुंचा and this will constitute a current which will be termed as photocurrent. तो जीरो पोटेंशियल पर भी क्या होगा? एक करंट मिलेगा। So we say that when no potential difference is applied, then also a current flows. तो इसके लिए
कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसमें नाउ वी ट्राई टू गिव पॉजिटिव पोटेंशियल टू द एनोड, मेक द एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। आप एनोड को क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कर दे रहे हैं। एनोड को अगर आप पॉजिटिव करोगे तो सोच कर देखो क्या होगा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, ये अगर पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा? ये जो बीच में चार्जेस का कलेक्शन है क्या होगा? दैट विल डिक्रीज। अगर आप इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो कुछ स्पेस चार्ज इधर चला जाएगा। सो मेक एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, व्हाट हैपेंस? द स्पेस चार्ज डिक्रीजेस, ये स्पेस चार्ज कम हो जाएगा। अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रीचिंग द एनोड? जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उनकी संख्या, व्हाट विल हैपन टू द नंबर? दिस विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो उधर तक नहीं पहुंच पा रहे थे अब पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? उसके दो रीजंस है। दो रीजंस क्या है? यहां का जो रिपल्शन है, यहां पर स्पेस चार्ज कम हो गया तो क्या होगा? इसका रिपल्शन कम हो गया, पहली चीज। दूसरा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सो वी से दैट if you make the anode positive with respect to the cathode, the space charge increases and photocurrent increases. ठीक? और ज्यादा पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव ऑफ द एनोड, इसको और इंक्रीज कर दो। पॉजिटिव पोटेंशियल को और बढ़ाओगे तो क्या होगा? स्पेस चार्ज डिक्रीजेस फर्दर, स्पेस चार्ज और कम हो जाएगा। देखो, स्पेस चार्ज और कम हो जाएगा। क्यों? आपने ये और पॉजिटिव कर दिया, और कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। सो व्हाट हैपेंस? The photocurrent increases. ठीक? And what will happen? Positive potential of anode आपने फिर increase किया. What happens to the space charge? The space charge finishes. स्पेस चार्ज बिल्कुल नहीं बचा। अब आपने इतना ज्यादा पॉजिटिव कर दिया इसको कि बीच में कोई भी चार्ज नहीं बचे। बीच में अगर कोई भी चार्ज नहीं बचे और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं वो सारे के सारे वहां तक पहुंच रहे हैं, एंड द फोटो करंट बिकम्स मैक्सिमम। इसके बाद अगर आप इंक्रीज करें, एनी फर्दर इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल, any further increase in anode potential does not increase the photocurrent. क्यों? और अगर आप पॉजिटिव करोगे तो अब एनोड पोटेंशियल और ज्यादा पॉजिटिव कर दो तो अब फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो सारे के सारे अब एनोड ने कलेक्ट कर लिए। सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड पर सेकेंड और ये पूरे 100 इसने कलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद एनोड पोटेंशियल बढ़ाओगे भी तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला भैया हम 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे, इसने पूरे 100 कलेक्ट कर दिए। अब आप पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाओगे भी तो फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा। एंड वी से दैट द करंट हैज रीच्ड व्हाट
सैचुरेशन वैल्यू। तो इसको अभी हम क्या सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ है ऐसा कुछ मिलेगा। यहां पर एनोड पोटेंशियल अगर ले लिया, यहां पर एनोड पोटेंशियल और यहां पर क्या है फोटो करंट। फोटो करंट और इसका जो ग्राफ है, हमने बोला जीरो एनोड पोटेंशियल पर भी करंट मिल रहा था। एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाओ तो फोटो करंट बढ़ेगा और ऐसा कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगा। एंड दिस विल बी टर्म्ड एज आई सैचुरेशन। इस स्टेज के बाद अगर आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाओगे, इस स्टेज के बाद अगर आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? नो स्टेज। क्योंकि अगर आप एनोड पोटेंशियल और बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड ने रिलीज किए थे वो सारे के सारे एनोड ने कलेक्ट कर लिए। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद नाउ वी ट्राई टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द एनोड। अच्छा, इसके अलावा मन में ये भी आता है कि अगर आप एनोड पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, फोटो करंट नहीं बढ़ रहा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने छोड़े थे वो सारे इसने कलेक्ट कर लिए। क्या कोई और तरीका है फोटो करंट बढ़ाने का? मोर लाइट। हम लोग बोलते हैं इससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन आप बढ़ा। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे बढ़ा सकते हैं? मोर लाइट नहीं बोलकर अभी हम क्या बोलेंगे? ज्यादा इंटेंसिटी। आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिरा दो, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे तो ज्यादा फोटॉन स्ट्राइक करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ आपने पॉजिटिव बनाया, इसको पॉजिटिव अगर बनाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, और पॉजिटिव करोगे तो फोटो करंट और बढ़ेगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब फोटो करंट कितना मैक्सिमम पर आ गया है। इसके बाद आप एनोड पोटेंशियल और बढ़ाओगे भी। मान लीजिए अगर आपने और बढ़ाया तो फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ वील ट्राई टू मेक द एनोड पोटेंशियल नेगेटिव। अब हम लोग एनोड को क्या करेंगे? नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ आई एम चेंजिंग द पोलैरिटी। अब आपने इसको नेगेटिव कर दिया। इसको अगर आप नेगेटिव करोगे तो क्या होगा? स्पेस चार्ज को आपने इसको नेगेटिव कर दिया। एनोड पोटेंशियल अब हम लोग यहां पर नेगेटिव करने वाले हैं। एनोड पोटेंशियल को अगर आप नेगेटिव करोगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव करोगे तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां तक पहुंच रहे थे, वो अब कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस चार्ज जो ऑलरेडी यहां पर है वो भी रिपेल करेगा और नेगेटिव पोटेंशियल भी रिपेल करेगा। बट स्टिल देयर विल बी सम हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो इसका रिपल्शन और इसका नेगेटिव पोटेंशियल भी ओवरकम करके यहां पर पहुंचेंगे और कुछ फोटो करंट आएगा। लेकिन पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर विल डिक्रीज। तो नेगेटिव पोटेंशियल करने पर क्या होगा? बताओ जल्दी बोलो। अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल पर करेंगे तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। सो मेक एनोड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। आपने एनोड को नेगेटिव किया, व्हाट हैपेंस? फोटो करंट डिक्रीजेस। ये अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा। आप और नेगेटिव कर दो, इसको और नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? और नेगेटिव करेंगे तो पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और कम हो जाएगी, फोटो करंट और कम हो जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी, कैसी? इतने नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट रिड्यूसेस टू जीरो। अब आपने क्या किया है? अच्छे सुनना, आपने इसको इतना नेगेटिव कर दिया
कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रीच द एनोड। तो जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट कंप्लीटली जीरो हो जाता है, उस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड को अभी लोग क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो V0, दिस इज व्हाट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पर V0 से बात कर दिया। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड for which the photocurrent reduces to zero is called the stopping potential. And stopping potential is a term, अच्छे सुनना, stopping potential is a term which is related to maximum kinetic energy electron। यहां से निकलने वाला जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर आपने रोक लिया, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने उसको रोक लिया तो बाकी सारे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स अपने आप रुक जाएंगे। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, that V0 this is related to maximum kinetic energy electron। Suppose stopping potential V0 है, तो work done by this negative potential कितना आ जाएगा, EV0। ये किसको रोक लेगा, कह लेंगे Kmax को रोक लेगा, और EV0 will be equal to hc by lambda minus 5 is stopping potential 1 by E into hc by lambda minus 5, ऐसा कुछ आएगा। एक रिलेशन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये आएगा। दूसरा, अगर हम K max को कैसा लिखते हैं, न्यू एच माइनस 5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला divided by E। Is this clear? अब इसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा and will reach a saturation value, एक saturation value आ जाएगी। उसके बाद अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल और इंक्रीज करोगे, then there will be no change in the value of photocurrent। पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाने पर फोटोकरंट और चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, आपने इसको एनोड को इतना ज्यादा पॉजिटिव कर दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं वो एनोड ने कलेक्ट कर लिए। अब अगर इसके बाद अगर आपको फोटो करंट इंक्रीज करना है तो क्या तरीका है, फोटो करंट अगर आपको सैचुरेशन करंट से ज्यादा चाहिए, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव अगर करोगे तो क्या होगा, एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं वो कम होंगे, मतलब फोटो करंट भी कम होगा। और एनोड पोटेंशियल, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट रिड्यूसेस टू जीरो इज टर्म्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये इतना नेगेटिव होना चाहिए, कितना नेगेटिव होना चाहिए कि ये फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक ले। अगर इसने फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक लिया तो क्या होगा, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कुछ कम एनर्जी वाले, कुछ ज्यादा एनर्जी वाले, और वहां से आप रोक रहे हो,
आपने किसको रोक लिया? सबसे जो तेज चल रहा है उसको रोक लिया। अगर आपने उसको रोक लिया तो बाकी सारे अपने आप रुक जाएंगे। तो यहां पर एनोड पोटेंशियल बनाया है और इस एनोड पोटेंशियल में नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट रिड्यूसेस टू जीरो इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 विल बी इक्वल टू Kmax। Kmax की वैल्यू रखोगे तो V0 के ये दो रिलेशंस आ जाएंगे। एक ये आ गया, दूसरा 1/E into hc/λ minus 5। अब इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अच्छे से देखना, ये क्या इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लिखते जाना, ये बहुत काम की चीजें, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताएंगे अभी इसमें। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा? लाइट इंक्रीज कर दी तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे एंड इससे क्या होगा? नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा। इसका जो ग्राफ है ऐसा कुछ आ जाएगा। सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है? दोनों इंटेंसिटीज का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है? ये आंसर लिखा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ज्यादा इंटेंस लाइट अगर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो देखो, कम इंटेंसिटी पर कम सैचुरेशन करंट आ रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी पर ज्यादा सैचुरेशन करंट आ रहा है। लेकिन क्या चीज सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, अब इसके बाद और ग्राफ्स देखते जाना, जो ग्राफ्स हैं मेन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड्स ऑन, इस रिलेशन को देखकर बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों? फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? सारी चीजें बताओ। फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, ये कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मतलब एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ये भी ज्यादा होगा। एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स अगर ज्यादा होगा मतलब एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ज्यादा होगा मतलब Kmax। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जाएगी अगर तो क्या होगा? ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट अगर जाएगी तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ज्यादा होगा। ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल रहे हैं तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। हमने कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें बताई हैं, लेकिन इस स्टेप पर डायरेक्टली आ सकते हैं आप। कैसे? इस रिलेशन को देखो। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, फ्रीक्वेंसी अगर आप ज्यादा लेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा।
अब इसका जो ग्राफ है, इज दिस पार्ट विजिबल? ऊपर बना लेते हैं। ये एनोड पोटेंशियल है, ये देखो सेम इंटेंसिटी के लिए 3 ग्राफ्स अभी हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं। यहां पर फोटो करंट है, ये V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट, ये V02 और ये V03। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा थर्ड वाले ग्राफ के लिए, सपोज ये 1, ये 2, ये 3, इसमें फ्रीक्वेंसी ν3, ये ν2, 3 प्रकार की लाइट है। तो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। सो व्हाट कैन वी से? ν3 विल बी ग्रेटर देन। सबका सैचुरेशन करंट सेम क्यों आया? बताओ। सबका सैचुरेशन करंट सेम क्यों आया? क्योंकि इंटेंसिटी सेम। ठीक। अब V0 is equal to 1/e into µh minus phi। इसको देखकर कह सकते हैं that stopping potential is directly proportional to frequency। यह भी हमने बोला भी है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। कैसे बोला था? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ज्यादा होगा, और एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स अगर ज्यादा होगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा एनर्जी होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को अगर कम करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। लेकिन आप फ्रीक्वेंसी को एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं। इसका जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा कुछ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? व्हाई इज दिस स्ट्रेट लाइन? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हुआ। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो ग्राफ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? इससे कम पर ग्राफ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं आएगा। और जहां पर ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ इसको कट करता है,
ये फाई अपॉन ई के बराबर होगा। ये फाई अपॉन ई के बराबर क्यों होगा? क्योंकि आप इसमें देखो फ्रीक्वेंसी को अगर आप जीरो करोगे, v0 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई न्यू h माइनस फाई, इसमें न्यू को अगर आप जीरो करोगे तो v0 की वैल्यू कितनी माइनस फाई अपॉन ई आएगा। तो कई बार ऐसा कुछ ग्राफ दिया होता है और आपको ये वैल्यू दी रहती है और आपको क्या क्या निकालना रहता है? वर्क फंक्शन निकालना रहता है। तो आपको अगर ये वैल्यू 1.2 दी है तो फाई अपॉन ई इज इक्वल टू 1.2 लिखकर आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, wave nature of matter or matter waves, और इनको और इसमें अभी हम डी ब्रॉगलीज वेव, डिब्रॉय है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश की क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास है, तो अभी हम प्रोनाउंसिएशन इसका डी ब्रॉगली ही लेंगे सो दैट यू रिमेंबर दिस स्पेलिंग। अब हम लोगों ने इसमें ये पढ़ लिया कि लाइट जो है एक वेव है और वेव का एक पार्टिकल नेचर है, जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ा। इसके बेसिस पर यह अजम्पशन किया गया या ये थ्योरी रखी गई कि सारे पार्टिकल्स का भी एक वेव नेचर होगा, और अगर इसका वेव नेचर होगा तो वेवलेंथ कितनी होगी? तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट? h डिवाइडेड बाय p। वेवलेंथ कितनी आनी चाहिए? h डिवाइडेड बाय p, क्योंकि ये वही चीज है, p इज इक्वल टू व्हाट? h डिवाइडेड बाय लैम्डा। समझ आ गई बात? तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। इसका मतलब ये है हर मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपसे भी एसोसिएटेड एक वेव आएगी। सपोज इफ अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग, देन आल्सो वी से दैट अ वेव इज एसोसिएटेड, उससे एसोसिएटेड आपको वेव मिलेगी। तो अब हम लोग ये बोलते हैं, नाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट द वेवलेंथ of the wave associated with a moving cricket ball। इसमें वैल्यूज आप ले लो। सपोज मास ऑफ द क्रिकेट बॉल, सपोज 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स आप कुछ ले लीजिए। Suppose mass of the cricket ball is 200 grams, velocity is 25 meters per second, lambda। अब क्रिकेट बॉल अगर है ये मूव कर रही है 25 मीटर्स पर सेकंड से, तो उसकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? h अपॉन p। इसमें भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? पार्टिकल तो है ही, इसलिए मोमेंटम है। अब पार्टिकल है तो पहले वेवलेंथ है, और वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 6.63 into 10 to the power minus 34। p की वैल्यू m into v, तो 6.63 into 10 to the power minus 34 upon mass is 200 by 1000 into 25। सॉल्व करो NCERT, substitute the values and solve। 2 5 5 5, ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? जल्दी बताओ।
1 पॉइंट कुछ वैल्यू मिलेगी 1.3 into 10 to the power -32. दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल, ये इतनी ज्यादा कम है कि अभी हम लोग इससे रिलेटेड कोई वेव इफेक्ट दिखता नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इसे पढ़ते क्यों हैं, तो कई जगह इसका इफेक्ट दिखता है। पहले एक एक्सपेरिमेंट था सिलेबस में, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसमें ये प्रूव किया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद अ वेव, और अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव आएगी, और उसकी वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी करी जो इस प्रेडिक्शन के आसपास आई, है ना। तो अभी हम लोग वो अब सिलेबस में नहीं है, तो वो अभी हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन एक चीज और कि ये वेवलेंथ जो है ऐसी जगह पर दिखेगा जहां पर मास बहुत कम है। मास बहुत कम किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वहां पर इसका इफेक्ट अभी हम लोगों को दिखता है। अब एक और इसका यूज, कि अगर कोई, अब इसको अच्छे समझना, वेरी गुड पॉइंट, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, suppose we are taking an electron which is moving around the nucleus on a circular path, तो इससे एसोसिएटेड भी एक वेव आएगी। A wave will be associated, मूविंग मैटर पार्टिकल है तो इससे एसोसिएटेड एक वेव आएगी। और कैसी वेव आएगी? The wave will be such that the wavelength, वेव जो रहेगी वो कैसी रहेगी? क्या रहेगी? उसकी वेवलेंथ जो है कितनी रहेगी? Such that complete number of waves या whole number of waves are accommodated in the circumference. तो अगर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन ले लिया, just try to understand, if you are taking an electron moving around the nucleus, then moving electron will be associated with a wave, और कैसी वेव होगी? उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? Such that complete number of waves are accommodated in one circumference. अब इसमें n है, लेमडा को क्या लिख लिया? h अपॉन mv लिख लिया, और ये क्या लिख लिया? 2 पाई r लिख लिया, और इसमें n इंटू h अपॉन 2 पाई, ये क्या आ जाएगा? m इंटू v इंटू r. दिस इन फैक्ट इज वन ऑफ द बोर्ड्स पोस्टुलेट. द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. Is this clear?